नमस्कार सभी साथियों को, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका सिंह आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। जी, यहाँ पर बच्चे व्यापार चक्र का सिद्धांत, ये हमारा जो सेकंड यूनिट है ना, सेकंड यूनिट का ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, व्यापार चक्र के सिद्धांत क्या होते हैं, व्यापार चक्र क्या होता है एक्चुअली, और फिर उसके जो प्रिंसिपल्स हैं अलग अलग मार्शल ने, पीगू ने, कीन्स ने, वो बहुत सारे दिए हैं अलग अलग स्तर पर, तो उनकी चर्चा हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड 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 आफ्टरनून टू एवरीवन। रेशमा है, आकांक्षा है, सोनी है, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। यहाँ पर जो है हम इसको शुरुआत से देखेंगे। देखिए भाई, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कीन्स की ये किसकी किताब है। तो कीन्स जो है अपनी पुस्तक ट्रीटीज ऑफ मनी, ध्यान देंगे बुक का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कीन्स के संदर्भ में। ठीक है, तो कीन्स ने दिया है अपनी पुस्तक ट्रीटीज ऑफ मनी में, ये परिभाषा दी है। तो कीन्स की पुस्तक का नाम क्या है, ट्रीटीज ऑफ मनी, और जो व्यापार चक्र है उसको डिफाइन करा है कीन्स ने अपनी इस पुस्तक में, किया बाकी लोगों ने भी है, परंतु हम यहाँ पर कीन्स के अनुसार देख रहे हैं। पहले इन्होंने कहा है कि भाई व्यापार चक्र अच्छे व्यापार की उन ड्यूरेशन से निर्मित है जिनकी विशेषता बढ़ती कीमतें और कम बेरोजगारी प्रतिशतता है। यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ट्रेड साइकिल होगा, जो बिजनेस साइकिल होगा, वो अच्छे व्यापार की उन अवधियों यानी उन पीरियड्स से बना है जिनकी विशेषता क्या है, जिनकी विशेषता है प्राइजेस बढ़ते हुए और कम बेरोजगारी। ठीक है, यहाँ पर प्राइस क्या है, बढ़ते हुए, और अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कम। और जो उन अवधियों, यानी ये हम किसकी बात करें, हम एक टाइम पीरियड की बात करें। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं आपको कह रही हूं कि ये आप 1 से 30 सितंबर की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसे एक अवधि मान रहे हैं। या अगर हम इसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च माने तो दैट इज अ पीरियड, और हम इस पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहे हैं। और जो अवधियां गिरती कीमतों यानी प्राइजेस फॉल, है ना, प्राइजेस फॉल, और ऊंची बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट हाई, इससे युक्त होती हैं, वो यहाँ पर बुरे व्यापार की अवधियों के साथ एक्सचेंज कर सकती हैं, इसे ये कह रहे हैं। यानी कि इट्स अ साइकिल ऑफ बिजनेस, जहां पर जो है कई बार अप है कई बार डाउन है। तो ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन वाली चीजों को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा है, किससे, अच्छे को बुरे से, बुरे को अच्छे से। ठीक है, प्रत्येक दिन कविता जी हम 5 प्रश्न करते हैं एमसीक्यू। सैटरडे में अभी क्लास पॉसिबल नहीं हो पा रही है क्योंकि मैं यूपी पीसीएस में भी पढ़ाती हूँ, तो उसका 12 अक्टूबर का एग्जाम है, ऑफिस जाना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी जैसे ही डेफिनेटली आप ही के लिए हैं हम तो, है ना, तो डेफिनेटली वी विल स्टार्ट एमसीक्यू वाली सीरीज भी करेंगे आपके साथ में। फिलहाल हर एक टॉपिक से एक 5 क्वेश्चन करे जाते हैं। आई होप कि आप फर्स्ट टाइम आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, लाइव क्लास में। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई जो बैड ट्रेड का पीरियड है उसे हम किससे, गुड ट्रेड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बढ़े हुए प्राइजेस को घटे हुए प्राइजेस से, बढ़े हुए अनएम्प्लॉयमेंट को घटे हुए अनएम्प्लॉयमेंट से वी कैन एक्सचेंज इट, दैट इज साइकिल, दैट इज अ ट्रेड साइकिल। ये किसने बताया, कीन्स ने बताया। हो सकता है यहाँ पर जो है दूसरे इकोनॉमिस्ट अलग टाइप की चीजें बताए, ऐसा होता। ये ट्रेटीज ऑफ मनी में इन्होंने अपनी परिभाषा को दिया। अब चक्रों के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ साइकिल, हमने साइकिल को समझ लिया, एक प्रकार के चक्र को समझ लिया। अब यहाँ पर हम चक्रों के प्रकार यानी कि जो हमारे टाइप्स है साइकिल के, उनको देखते हैं। एक है अल्प किचन चक्र यानी शॉर्ट किचन साइकिल, ये यहाँ पर 40 मंथ का होगा। ठीक है, क्या होगा ये 40 मंथ्स का होगा। हमें ये भी देखना है, हमें मैच द कॉलम में आ जाएगा अल्प जो यहाँ पर किचन साइकिल है वो कितने अवधि का है। दूसरा आपको दीर्घ जुगलर चक्र आ सकता है, अति दीर्घ आ सकता है। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए किचन है, जुगलर है ना, कॉन्ट्रेलिफ है ना, इस तरीके से हमें यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए। तो अल्प किचन चक्र 40 माह का है। दीर्घ जुगलर चक्र, इस चक्र की अवधि औसतन 10.5 साल की होती है, यानी यहाँ पर 10 ईयर 6 मंथ। ठीक है,
इससे बड़ा चक्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको आ सकता है कि बड़ा चक्र कौन है इसमें से, किचन वाला, जुगलर वाला, ये चीज। अति दीर्घ कोद्रातिएफ चक्र, इसकी अवधि 50 सालों से भी अधिक की है। ठीक है, तो आपको ऐसा मैच द कॉलम और इधर चक्रों के प्रकार, यू हैव टू वेरी क्लियर चक्र क्या है, उसके बाद में चक्रों के प्रकार, कौन कितने ड्यूरेशन का होता है, ऑल। भवन संबंधी चक्र, एवरेज इनकी अवधि 18 साल होती है। ये जो साइकिल होंगे सामान्यतः भवनों के निर्माण संबंधित रखते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग। दीज आर द चक्र, दीज आर द साइकिल्स, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम यहाँ पर भवन संबंधी चक्र कहेंगे। औसतन ये कितने के, 18 ईयर्स के। ठीक है, 18 ईयर्स, राइट, ओके। यहाँ पर तीनों चारों की ड्यूरेशन आपको यू हैव टू नो, वेरी क्लियर, नाम वेरी क्लियर। ठीक है, वेरी लॉन्ग कोद्रातिएफ, लॉन्ग जुगलर, सबसे बड़ा इनमें कौन है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, दीप्ति मेरा टेलीग्राम पे नाम मोनिका के नाम से ही आपको आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कुजेन्स, ये तो पढ़ा होगा आपने, कुजेन्स का एक पर्यावरण में भी आता है, पढ़ा है ये कुजेन्स, ये वाला तो नाम एटलीस्ट आप जुगलर और ये सब, मुझे नहीं पता एकेडमिक्स में कितना पढ़ के आए हो, बट कुजेन्स तो पढ़ा होगा। कुजेन्स यहाँ पर 16 से 22 साल के दीर्घकालीन उतार चढ़ाव में 7 से 11 वर्ष के चक्र अपेक्षाकृत उसे महत्वपूर्ण बना देते हैं, इसे कुजेन्स चक्र भी कहा जाने लगा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्टेजेस दी हैं जो शुम्पेटर ने दी है। किसने दी है, शुम्पेटर ने। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है आपको, एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि व्यापार चक्र की अवस्थाओं का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। एकेडमिक्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, यू हैव टू नो अबाउट द नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट। तो आपको बताना है शुम्पेटर ने दिया, शुम्पेटर ने। व्यापार चक्र की 4 अवस्थाओं का वर्णन किसने करा है, शुम्पेटर ने करा है। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल, राइट। बिजनेस साइकिल की 4 स्टेजेस के बारे में सबसे पहली जो स्टेज शुम्पेटर बताते हैं दैट इज प्रॉस्पेरिटी, यानी कि समृद्धि की अवस्था। ये कहते हैं समृद्धि अवस्था में क्या क्या, समृद्धि जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, दैट इज वेरी प्रॉस्पेरस, दैट इज बढ़िया वाली अवस्था, मांग बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है टाइप की चीज, नाम से ही ज्ञात हो जा रहा है आपको। शुम्पेटर कहते हैं कि भाई मांग, उत्पादन, रोजगार और आय, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिमांड भी हाई है, यहाँ पर प्रोडक्शन भी हाई है, एम्प्लॉयमेंट भी हाई है और इनकम भी हाई है। सब चीजें हाई हैं, सब चीजें एक दूसरे से क्या है, कोरिलेट भी कर रही हैं। आप देखें, उत्पादन होगा, उत्पादन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ रहा होगा। उत्पादन वो क्या खाली हाथ पे हाथ धर के बैठे फैक्ट्रियों में लोग, नहीं ना। तो उत्पादन बढ़ रहा है यानी कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। देयर आर some worker who are working in many industries and many production units, right? तो they are producing something, प्रोड्यूस कर रहे हैं, they are getting some income, इनकम भी बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, all are interrelated। यहाँ पर ये कहते हैं कि यानी कि कीमतें तो बढ़ती जरूर है, परंतु मजदूरी, वेतन, ब्याज दरें, किराया और इनमें भी वृद्धि, इन लागतों में वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ती। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें क्या होंगी, हाई लेवल होंगी, ये सारी चीजें इनके अनुसार हाई लेवल होंगी। यानी यहाँ पर प्राइजेस तो बढ़ रहे हैं, है ना, परंतु ये कह रहे हैं कि जो भैया सैलरीज हैं, मजदूरी है, इंटरेस्ट रेट है, किराया है, दरें हैं, लागतें हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं जैसे आज हम अपने देश के अंदर देखते हैं, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई हमारे देश के अंदर गेहूं की, दाल की, दूध की, दही की कीमत बढ़ रही है, परंतु हमारी जो सैलरीज हैं, हमारी जो वेजेस हैं वो नहीं बढ़ रही हैं। तो यानी यहाँ पर इस कारण कीमतों और लागतों का क्या होता है, एक अंतर बढ़ जाता है, गैप जो है एनहांस हो जाता है। प्रॉस्पेरिटी में वो यही कहते हैं, जिस कारण लाभ की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब जो व्यक्ति दूध बेच रहा होगा, जो व्यक्ति जो है यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहा होगा, जो व्यक्ति यहाँ पर इंडस्ट्रीज चला रहा होगा, उसकी मात्रा लाभ की बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है, बट जो वेजेस वो दे रहा है वो उस रेशियो में नहीं दे रहा है। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ करंट इंडिया, राइट। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमें महंगी चीजें मिल रही हैं, बट उस महंगाई में हमारी बाकी जो हमारे चीज़ें हैं, हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट जो हमें डेली बेसिस में जो चीज़ें चाहिए होती हैं, उनकी कीमत और हमारी सैलरी आपस में एडजस्ट नहीं कर पा रही।
यही हमें लगता है ना। तो वही प्रॉस्पेरिटी है। ये एक तरीके से कह रहे हैं कि भैया देश बढ़ रहा है, लोग नहीं बढ़ रहे। सिंपल सी बात ये कह रहे हैं। ठीक है, उत्पादन बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, लाभ बढ़ रहे हैं। ये एक तरीके से यही कह रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी स्टेज के अंदर यहाँ पर दोनों एक रेशो में नहीं बढ़ रहे हैं, यानी लोग गरीब के गरीब ही हैं बेचारे, है ना, बट यहाँ पर जो प्रोडक्शन इकाइयां हैं, देश की समृद्धि है, वो सब बढ़ रही है। निरंतर बढ़ते प्रेरित विनियोग से अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारक दशाएं उत्पन्न हो जाती है। ये बताया मैंने आपको। मैंने कहा यहाँ पर महंगाई बढ़ते चली जा रही है, जिससे हमारी जो इनकम है, जो व्यक्ति जो उनको खरीद रहे हैं चीजों को, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस रेशो में बढ़ ही नहीं रही। तो कॉन्टिन्यूअली इंक्रीजिंग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बताया था आपको, प्रेरित विनियोग, ठीक है, वो यहाँ पर लगातार बढ़ने से स्फीति यानी महंगाई यानी मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन दैट विल इंक्रीज, उसकी दशा उत्पन्न हो रही है। अब तेजी से बढ़ती हुई जो कीमतें होंगी वो कहाँ ले जाएंगी बताएं। तेजी से बढ़ती कीमतें हमें इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट में ले जाएंगी। दिस इज द रीजन, बनेंगी ये डिस्ट्रॉयमेंट का। किसका बनेंगी? ये खुद ही विनाश के बीज बो देती हैं। कोई भी राष्ट्र, अगर हम वेनेजुएला की ही बात करें, जब 13,000 1 रुपए की चीज 13,000 में बिकने लगेगी, तो वो क्यों हुआ होगा? क्योंकि वहां पर भी एक प्रकार से इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को प्रेरणा मिली होगी, प्रेरित विनिवेश को, परंतु उस रेफरेंस में, उस संदर्भ में लोगों की सैलरीज मान लिया नहीं बढ़ी या बढ़ गई, लोगों के पास में इतने पैसे आ गए कि अब उन्हें जो है चीजें खरीदने के लिए चीजें ही नहीं है, पैसे ही पैसे। तो यहाँ पर ये बढ़ती हुई कीमत, और वो भी तेजी से, दिस इज नॉट लाइक कि धीमे धीमे, ये बढ़ रही है रैपिड ग्रोथ के साथ। तो रैपिड ग्रोथ के साथ जब चीजें बढ़ती हैं तो ये अपने आप को खुद ही विनाश की ओर ले जाती है। अब यहाँ उत्पादकों का जो संचयी क्रम में लाभ क्या होने लगता है? घटने लगता है, ठीक है, और आर्थिक क्रियाएं प्रतिसार की ओर बढ़ने लगती है, यानी कि इवेंचुअली प्रोड्यूसर प्रॉफिट डिक्लाइन। अब यहाँ पर भैया जब तुम, अब हमारी जो परचेजिंग पावर है, अब वही यदि कम होते जा रही है, या यहाँ पर उत्पादक इकाइयां ही क्या हो रहे हैं, कम हो रही हैं, या उत्पादन ही कम हो रहा है, तो अब वो जो लाभ हमने देखा था इनिशियल स्टेज में, जो प्रॉस्पेरिटी की इनिशियल स्टेज थी, तो इनिशियल स्टेज में द प्रॉफिट वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे, बट नाउ डेज यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी, सामान बहुत कम, सप्लाई ऑफ गुड्स बहुत कम रह जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि जहां पर जो प्रोडक्शन करने वाले व्यक्ति थे वही अपने आप में गड्ढे में चले जाएंगे। इवेंचुअली प्रोड्यूसर प्रॉफिट डिक्लाइन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी मूव फॉरवर्ड, रिसेशन। दूसरी है रिसेशन। अब आ गया रिसेशन। रिसेशन को आप मंदी भी कहते हैं। प्रतिसार की अवस्था कौन दे रहे हैं? शुम्पेटर 4 अवस्थाएं दे रहे हैं। पहली क्या है? शुम्पेटर 4 अवस्था दे रहे हैं। पहली क्या है बच्चे? ध्यान देंगे, समृद्धि। दूसरी है प्रतिसार, रिसेशन साइकिल या रिसेशन स्टेज, सॉरी। प्रतिसार का अर्थव्यवस्था में निराशा एवं डर का वातावरण उत्पन्न हो गया। यहाँ पर रिसेशन क्या है? रिसेशन अपने साथ में पॉजिटिविटी लेकर के आती है या नेगेटिविटी? तो आप कहोगे नेगेटिविटी, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रतिसार यानी कि सिंपल सा मतलब है कि अब रोजगार क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। परचेजिंग पावर क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? डिक्लाइन हो रही है। यानी कि आर्थिक क्रियाओं में बहुत बुरी तरीके से ह्रास यानी डिक्लाइन होना शुरू हो गया लार्ज स्केल पे। देयर आर नो सिंगल आइटम जिसमें हम कहें कि भैया पैसे कमा रहे हैं या वट एवर। यहाँ पर हर एक स्टेज में ही मतलब ओवरऑल मंदी का शिकार हमारी अर्थव्यवस्था हो रही है सेकेंड स्टेज के अंदर। ये यहाँ पर क्या होगी? प्रतिसार अवस्था हो सकता है थोड़ी स्लो चले या हो सकता है बहुत फास्ट भी चले, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर चीजों को डिक्लाइन अवस्था में पाते हैं। इस कारण यहाँ पर जब आप इन्वेस्टमेंट, क्या होगा इन्वेस्टमेंट? ऐसी अवस्था में इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा कि डिक्लाइन करेगा? आप कहोगे भैया ग्रो नहीं करेगा, डिक्लाइन करेगा। जब आप इन्वेस्टमेंट ही डिक्लाइन आपका कर गया तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ही गिर गया। आपको बहुत सारे लोगों को निकालना पड़ा, यानी बेरोजगारी बढ़ गई, है ना। रोजगार का स्तर गिर गया और बेरोजगारी बढ़ गई। और जब बेरोजगारी बढ़ी तो इनके पास अब धेला नहीं रहा खरीदने के लिए चीजों को, तो यानी कि डिमांड में भी डिक्लाइन आया क्योंकि इनकी इनकम में डिक्लाइन आया ना। इनके पास अब पैसे हैं इसलिए ये कुछ चीजों को डिमांड नहीं कर पा रहे हैं। डिमांड क्या होती है? डिमांड होती है जब आपके पास में
क्रय क्षमता हो यानी कि परचेजिंग पावर हो, जब आपके हाथ में मुट्ठी में पैसे हो, क्रय शक्ति हो आपकी, प्लस आपकी चीजों को लेने की जो है चाहत हो, विश हो, मांग हो, सॉरी चाहत हो, विलिंगनेस हो, है ना, आप चाहते हो किसी चीज को खरीदना, तभी तो डिमांड को क्रिएट कर पाओगे। चाहत ही चाहत रह गई, पैसा नहीं रहा। तो यहाँ पर ओवरऑल ये किस चीज के को द्योतक है, ये यहाँ पर द्योतक कर रहा है कि एज अ रिजल्ट इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड डिमांड विल डिक्रीज। इस अवस्था में लगातार कीमतों से आगे बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर अवसाद व मंदी की अवस्था, यहाँ पर देखेंगे वो था रिसेशन, जनरली उसे भी मंदी बोल देते हैं लोग, उसे हिंदी में प्रतिसार बोला जाएगा। डिप्रेशन एंड डिप्रेशन की जो स्टेज होगी, इस अवस्था में इन्होंने बताया शुम्पेटर ने कि भाई इसमें बहुत बुरी तरीके से पूरी की पूरी इकोनॉमी में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है, ओवरऑल इकोनॉमी धड़ाम नीचे, और ये कई तिमाहियों तक बनी रही। कौन सी अवस्था, रिसेशन की अवस्था जब बनी रही, तो अब यहाँ पर स्थिति बहुत भयावह मोड़ में चली गई है। अब यहाँ पर वापसी बड़ी मुश्किल दिख रही है, और वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, रोजगार, आय, मांग, क्योंकि सारी चीजें तो इंटर रिलेटेड है ना, इनमें काफी क्या हो जाएगी, बहुत बुरी तरीके से कमी आ जाएगी। कमी आई मानवीय और गैर मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन और गैर मानवीय, यानी कि यहाँ पर दोनों ही प्रकार के, मानवीय संसाधन में ह्यूमन आगे मान लिया, ह्यूमन एज अ रिसोर्स होते हैं ना, पढ़े लिखे लोग, प्रशिक्षित लोग, स्वस्थ लोग, उनमें भी कमी आई, क्योंकि कैसे पढ़ाओगे आप अपने बच्चों को जब पैसा ही नहीं है, शिक्षा कौन देगा, कहाँ से आएगी शिक्षा, स्वास्थ्य कहाँ से आएगा। गैर मानवीय संसाधन, मान लिया मशीनें, ठीक है, मान लिया मशीनें, भवन, डेवलपमेंटल जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारी चीजें कम हो गई, और उनके कम होने से अब मान लिया मशीन ही किसी इंडस्ट्री में बनती हैं, मशीनें बननी बंद हो गई तो क्या होगा, वो तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, उसके लोगों निकाल के बाहर कर देंगे, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, डिप्रेशन की स्थिति यहाँ पर, निराशा की स्थिति यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स, वाइड स्प्रेड पॉल्यूशन प्रिवेल ड्यू टू द अंडर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ये चीजें हो गई। 1930 में 29-30 वाली जो स्थिति थी विश्व में, 1929-30 वाली जो स्थिति थी पूरे विश्व में, यहाँ पर आप देखेंगे चाहे कोई समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, चाहे आप देखें यहाँ पर कोई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बिलीव करने वाला राष्ट्र था, यहाँ कोई भी नहीं बचा। इसी से शायद हमने शिक्षा भी ली, और इसी स्थिति से हमने फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में जाने का ठाना भी, क्योंकि कोई नहीं बचा। 1929 में कोई नहीं बचा, पूरा विश्व चपेट में आ गया भाई। यहाँ पर तीसरी जो स्थिति है, देखो क्या स्थिति बता दी, एक बार वापस से याद करेंगे। एक बता दी है शुम्पेटर ने प्रॉस्पेरिटी, पहली स्थिति प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, दूसरी स्थिति प्रतिसार, रिसेशन, तीसरी स्थिति डिप्रेशन, और चौथी स्थिति अब रिकवरी की आ गई। चारों स्थिति याद है, शुम्पेटर ने कितनी अवस्थाओं को बताया है, 4 अवस्थाओं। चारों में क्या क्या है, समृद्धि है, प्रतिसार है, मंदी है और पुनरुत्थान। ठीक है, इसे पुनरुद्धार अवस्था के नाम से जाना जाता है, दैट इज अ रिवाइवल स्टेज। अब भैया कोई भी देश की इकोनॉमी हो, अब यहाँ पर सबक उबक ले चुकी है, अब शायद वापस से रिवाइव करने की ओर आ गई। वो मोड़ बिंदु जहां अर्थव्यवस्था को अनेक उपायों द्वारा अवसाद से समृद्धि में प्रवेश कराया जाएगा। अब अर्थव्यवस्था को चाहे गवर्नमेंट पुश करे, चाहे कोई निजी निवेश आकर के पुश करे, किसी भी प्रकार से अब इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके, उत्पादन बढ़ा करके, रोजगार बढ़ा करके, इनकम बढ़ा करके, परचेजिंग पावर बढ़ाई जाएगी, तभी तो किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के अंदर पुनरुद्धार होगा। रिवाइवल स्टेज बोला जाता है इसको, कि अब हम रिवाइवल की ओर जा रहे हैं। कोई भी राष्ट्र हो भैया ऐसे ही लेता है वो पुनरुद्धार से संबंधी जो उपाय हैं वो इस प्रकार से हैं। क्या करेगा, मैंने क्या कहा कि भाई चाहे सरकार बढ़ाए, चाहे कोई निजी व्यक्ति बढ़ाए, सारा उत्तरदायित्व सरकार का बनता है। यहाँ पर सरकार स्वायत्त विनियोग करेगी, यानी कि गवर्नमेंट एक प्रकार से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करेगी। किस में करेगी, गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाएगा, सड़क बनाई जाएगी, पुल बनाया जाएगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। यहाँ पर सरकार ने इन चीज़ों को बढ़ा करके क्या किया, रोजगार का सृजन किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, रोजगार सृजन किया, रोजगार सृजन करके लोगों की आय बढ़ी।
इन लोगों की आय बढ़ी तो यहाँ पर क्या होगा, इनकी मांग को बढ़ाया जाएगा, डिमांड। जब ये डिमांड करेंगे तो यहाँ सरकार जो है उत्पादक गतिविधियों को बढ़ा रही है। बात आ गई समझ में। दूसरा, आरबीआई यहाँ पर क्या करेगा, हम समझ चुके हैं इन चीजों को। आरबीआई विल ब्याज दर को कम कर देगा, जिसका एक इम्पैक्ट ब्याज दर में कमी ला देगा, जिसका इम्पैक्ट मनी सप्लाई पर दिखाई देगा। मनी सप्लाई बढ़ाने की काम करेंगे। तीसरी चीज, उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होगा, यानी कि क्योंकि अब हमें प्रोडक्शन को बहुत तगड़े तरीके से बढ़ाना है, तो अब हम हो सकता है ह्यूमन लेबर को रिप्लेस करें मैकेनाइजेशन यानी मशीनीकरण में। और मशीनों से अब हम यहाँ पर टेक्निकली बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को अधिक से अधिक उत्पादन देने की ओर प्रयास करेंगे। ठीक है जी। तो इस प्रकार से देश के अंदर बहुत सारा उत्पादन बढ़ेगा और इनोवेशन करेंगे, टेक्निक्स लेकर के आएंगे, नव प्रवर्तन करेंगे, क्योंकि भैया पुराने ढर्रे पे तो चीज़ें बनने से रही। ठीक है, पुराने ढर्रे पे तो चीज़ें बनने से रही। तो अवसाद अवस्था एवं पुनरुत्थान अवस्था पूर्ण रोजगार स्थिति से अवनत स्थितियों को बनाती है। माने यहाँ पर हम पूरी फुल एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पर लाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है जी, क्या है यहाँ पर पूरा प्रयास कर रहे हैं। ओके, चलो बात आ गई समझ में। यशु त्यागी, बच्चे यहाँ से तो क्लास में कोई इशू नहीं है, हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक चल रही है। मेरी जो इंटरनेट की स्पीड है दैट इज वेरी हाई राइट नाउ, दैट इज 7442। ठीक है, देयर आर नो फ्लक्चुएशन इन द इंटरनेट, प्लीज चेक योर नेटवर्क। ये बात समझ में आ गई। 4 स्टेज शुम्पेटर क्या बताते हैं, केन्स ने क्या बता दिया बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ जी जी बताएंगे, यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन बताएं। दीप्ति, पीयूष, यशु, रेशमा, सोनी, समझ आ गया चारों स्टेजेस कौन क्या है, किस चक्र को क्या कहेंगे, किस में कितने वर्ष हैं, दीर्घ वाला कौन सा है, लघु वाला कौन सा है, ऑल रिवीजन करना पड़ेगा, ऐसे है ना। चलो जी, अब यहाँ पर व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को चक्रीय क्रम प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ पर देखें, आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे, ये चार्ट जो है दैट इज इम्पोर्टेंट, देखेंगे इसको अपनी कॉपी में बना भी लेंगे। चार्ट इज इम्पोर्टेंट, यहाँ देखेंगे ये समृद्धि का चक्र है, 4 चक्र बताए हैं ना मैंने, समृद्धि, प्रतिसार, मंदी और रिवाइवल, 4 बताए हैं, चारों आएंगे इसमें। ये जो है ए पॉइंट से बी पे गया, दैट इज वेरी प्रोस्पेरियस, जहां पे मनी सप्लाई पूरी बढ़ रही है, लोगों के हाथ में मुट्ठी में पैसे आ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, सरकार एकदम जो है अब ध्वस्त होने वाली है। भाई कोई भी चीज चरम पे आके नीचे गिरती है, ये एक प्रकृति का नियम है। यहाँ आ गए हम बी बिंदु पर, अब जो है कलेश मचना शुरू हुआ, प्रतिसार यानी कि रिसेशन। कहाँ आ गए, रिसेशन। अब भैया नीचे खड्डे में चली गई है। जब आपको शेप पढ़ी है आपने, शेप में क्या होता है, जैसे ये है वी शेप में बढ़िया चल रहा था, प्रोस्पेरस था कोई भी कंट्री, अब नीचे खड्डे में घुस गया, जाके नीचे डिक्लाइन कर गया ड्यूरिंग कोरोना। इसी प्रकार से फिर शार्पली गवर्नमेंट ने उठाया, फिर शार्पली क्या गवर्नमेंट ने उठाने के लिए पैकेज दिया, आर्थिक पैकेज, राहत पैकेज। ठीक है, एक होता है यू, उसमें भी खड्डे में नीचे धीरे धीरे गया है और खड्डे से नीचे ऊपर धीरे धीरे उठा है, लाइक दैट। तो यहाँ पर ये देखें आप कि यहाँ पर ये बहुत बढ़िया से गया है पहले, है ना, ऊपर, फिर ये बहुत ही मतलब मस्त तरीके से देखो यहाँ पहुंच गया, अवसाद में आ गया, ये प्रतिसार में है, पहले क्या है, प्रतिसार में यानी रिसेशन, शुम्पेटर इसे रिसेशन कहते हैं। फिर भैया यहाँ ये है डिप्रेशन, क्या है, डिप्रेशन। और यहाँ डी से अब हम जा रहे हैं पुनरुद्धार यानी रिवाइवल की ओर। कहाँ जा रहे हैं बच्चे, रिवाइवल की ओर। यहाँ पहुंच गए जी रिवाइवल में आ गए, वापस से वही नियम है प्रकृति का, जाएगा तो ऐसे ही, पहले आप देखेंगे उठेगा जाएगा, उठेगा जाएगा, रिवाइवल होगा जाएगा। ये 4 बिजनेस जो आपके हैं ये इसी प्रकार से दिखाते हैं। देखो उधर फिर प्रतिसार में जा रहे हैं, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम बना दिया पूर्ण रोजगार का, फुल एम्प्लॉयमेंट का।
ठीक है, संतुलन दशा में ला दिया, वापस से गिरेगा। यही नियम है किसी भी देश की इकोनॉमी का। ठीक है बच्चे, यस और नो प्लीज टेल मी। जी बताएंगे एक बार सभी बालक बालिकाएं। जी बताएंगे, ओके बताएंगे प्यारे साथियों। जी डन, ओके ठीक है ठीक है। समृद्धि के बाद प्रतिसार, प्रतिसार के बाद अवसाद, अवसाद के बाद पुनरुत्थान और पुनरुत्थान के बाद पुनः समृद्धि अवस्थाएं क्रमिक रूप से उपस्थित होकर व्यापार चक्र को क्रमिक एवं चक्रीय बना देती है। ठीक है, चक्र का मतलब ही होता है जो घूमता रहे। जो देखो ये है चक्र, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे खत्म कैसे बताओगे? मैंने तो पॉइंट दे दिया आपको। ये देखो इसका इनिशियल और लास्ट वाला बताओ। ठीक है, रेशमा मैक्रो के बाद माइक्रो, पुराना माइक्रो। बच्चे हम ना सेकंड यूनिट के बाद फर्स्ट ही शुरू करेंगे। ठीक है, कल से हमारी फर्स्ट यूनिट ही शुरू होगी। तो यही चक्र है भाई, यहाँ पर जो है उठेगा गिरेगा, गिरेगा उठेगा, उठेगा गिरेगा, यही चक्र है। यही अपने आप को रोटेट करते रहता है। बात करेंगे मॉडल्स ऑफ बिजनेस साइकिल की। व्यापार चक्र के 3 बहुत बढ़िया मॉडल हैं, सैमुअल्सन, हिक्स और कॉल्डर। पढ़े हैं सैमुअल्सन, हिक्स और कॉल्डर मॉडल? ठीक है, पढ़े हैं आपने? ये बताएंगे पढ़े हैं या नहीं पढ़े, बताएंगे मुझे। हिक्स, कॉल्डर और सैमुअल्सन। अभी हमने एक नाम पढ़ा था, 2 नाम पीछे पढ़ के आए हैं हम, कौन कौन से? शुम्पेटर और कीन्स। नाम याद रखने हैं सबके। सैमुअल्सन का व्यापार चक्र मॉडल कहता है कि भाई गुणक और त्वरक इकट्ठे मिलकर चक्रीय उतार चढ़ाव उत्पन्न करते हैं। इंग्लिश में जरूर देख लें एक बार। अकॉर्डिंग टू द सैमुअल्सन बिजनेस साइकिल थ्योरी, मल्टीप्लायर एंड द एक्सेलरेटर क्या होते हैं? मल्टीप्लायर और त्वरक क्या होते हैं? देखो आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी गति को क्या करते हैं? एक्सेलरेट कर दे, है ना, उसी को कहा जाता है मल्टीप्लायर। जो मल्टीप्लाई कर दे, ये दोनों के दोनों साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस में क्या होते हैं? यही हैं जो उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, चढ़ाव उतार, चढ़ाव उतार, चढ़ाव उतार। तो सैमुअल्सन यही बताते हैं कि भैया गुणक और त्वरक यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर ये दोनों मिलकर के साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, ये फ्लक्चुएशंस ही तो हो रहा है, इसको पैदा करते हैं। इसको क्या है? पैदा करते हैं। ठीक है, सैमुअल्सन इस फैक्ट पे बल देते हैं कि इकोनॉमी की आर्थिक क्रियाओं के विश्लेषण में गुणक एवं त्वरक के प्रभाव को अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि यू कैन नॉट एलिमिनेट, यू कैन नॉट फॉरगेट कि अगर हम यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एनालाइज कर रहे हैं तो मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर कैन नॉट बी सेपरेटेड, बोथ आर सेम, और ये होंगे ही होंगे। आप इनके बिना उतार चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशंस को नहीं देख सकते इन अ साइकिल ऑफ बिजनेस। ठीक है, सैमुअल्सन कहते हैं कि त्वरक का मूल्य जितना अधिक होगा विस्मितोत्कर्ष चक्र की संभावना भी उतनी होगी। यानी कि यहाँ पर ये बड़ा होगा चक्र, पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सप्लोसिव साइकिल। और गुणक का मूल्य जितना अधिक होगा तो चक्रियन पथ यानी कि यहाँ पर साइक्लिकल पथ की संभावना भी उतनी अधिक होगी। सैमुअल्सन के अनुसार आय स्तर और विनियोग स्तर के निम्न 2 विशेष संबंध पाए जाते हैं। कहते हैं आय स्तर विनियोग स्तर पर निर्भर है, यानी कि जो आपका इनकम लेवल है, इनकम लेवल डिपेंड किस पे करता है? आपके इन्वेस्टमेंट पर। भाई सिंपल सी बात है, जितनी इनकम होगी उतना ही तो डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप उतना ही क्या कर पाओगे? इन्वेस्ट कर पाओगे। ठीक है, उतना ही क्या कर पाओगे? आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर पाओगे।
नेक्स्ट लिखा है विनियोग स्तर आय में परिवर्तन की दर पर भी निर्भर होता है। यदि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपकी आय बढ़ी होगी, यदि आपका इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो यानी आपकी आय कम हुई होगी। भाई 100 रुपए में 10 रुपए तो इन्वेस्ट करोगे, 1000 में हो सकता है 100 कर दो, 80 में हो सकता है 8 कर दो, 5 कर दो, यानी कि दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन योर इनकम। ठीक है जी, ये आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है। ठीक है, आपकी इनकम कितनी है ये उस पर डिपेंड करता है। ओके जी, हाँ जी, डन। सोनी को एक इशू है गुणक और त्वरक में। गुणक क्या होता है और त्वरक क्या होता है, यही है आपका इशू। और चलो इसमें लिख लो थोड़ा सा, और किसी बच्चे को भी है क्या गुणक और त्वरक में इसमें इशू, यहां पर लिख लो इस चीज को, मैं एग्जांपल से बता भी देती हूँ। देखो भाई, गुणक जिसको कि हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, मल्टीप्लायर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, मल्टीप्लायर। यानी गुणक का मतलब समझें आप कुछ इस प्रकार से कि जब अर्थव्यवस्था में कोई नई इनकम डाली जाए, नई इनकम डाली जाती है, ये कौन डालेगा नई इनकम, सरकार डाल सकती है, गवर्नमेंट डाल सकती है ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा करके नहीं, बिल्कुल समझा देंगे। हाँ, जब अर्थव्यवस्था में कोई नई इनकम डाली जाए, कैसे डाली जाएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, गवर्नमेंट एक्सपेंड करे तो कोई नई इनकम डाली जाए तो क्या होगा इससे, तो कंजम्पशन को बढ़ाएगी ये, तो उपभोग। अब इनकम डली है तो लोगों की सैलरी बढ़ी होगी, सैलरी बढ़ी होगी तो यानी वो खर्च करेंगे, उपभोग करेंगे, तो उपभोग के रूप में फैलती है। क्योंकि क्या हुआ कि लोगों की इनकम बढ़ी तो वो क्या करेंगे, अपना खर्च बढ़ाएंगे। यही हुआ ना इसका मतलब, इनकम बढ़ी तो खर्च बढ़ाएंगे ना, इनकम बढ़ी तो खर्च बढ़ाएंगे, सिंपल। ये प्रक्रिया दोहराई जाती है, ये प्रक्रिया दोहराई जाती है, दोहराई जाती है, ये प्रक्रिया क्या होती है, रिपीट होती है, जिसमें शुरुआती आय में, जिसमें शुरुआती आय में यानी इनिशियल जो इनकम है उसमें हुए बदलाव से कुल इनकम में, कुल आय में कई गुना, मतलब ये मल्टीप्लाई होती है, यानी कि ये अपने आप में गुणा कर लेती है, कई गुना क्या होती है, वृद्धि होती है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कई गुना क्या होती है बच्चे, वृद्धि होती है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख, जैसे सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया यानी इनकम डाली। ठीक है, गवर्नमेंट ने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया किसी एक्स योजना के अंदर, एक्स स्कीम के अंदर, कोई भी एक्स स्कीम है, तो लोगों ए पर्सन है, ए पर्सन के पास 100 रुपए आए, 100 रुपए आए तो वो क्या करेगा, ये यहाँ इस 100 रुपए में से 80 रुपए क्या करेगा, उपभोग कर लेगा, खर्च कर लेगा। उपभोग यानी कि खर्च कर लिया इसने, है ना, क्या कर लिया बच्चे, खर्च कर लिया, खर्च कर लिया। ये जो 80 रुपया इसने खर्च किया, ये किस पे किया, इसने लड्डू खरीद लिया एक, तो एक जो है फिर कहा कि दांत खराब ना होना है, पेस्ट खरीद लिया, एक ब्रश खरीद लिया, ठीक है, एक बिस्किट खरीद लिया, है ना, एक जूता खरीद लिया, एक चप्पल खरीद लिया, वॉटेवर। तो ये जो 80 रुपया है ये कहाँ गया, ये अन्य व्यवसायों को नहीं मिला,
ये कहाँ गया? ये अन्य बिजनेसेस को नहीं मिला, जो अन्य बिजनेस लड्डू पेड़े बनाने वाले बिजनेस थे उनको मिल गया ये। तो यानी इससे क्या हो रहा है, यहां पर आप देखेंगे कि इसके इन 80 रुपए खर्च करने से, अब ये जो लड्डू वाला है ये जो है 8 रुपए इस पे कमा गया, कमाई कर ली इसने, पेस्ट वाले ने 2 रुपए कमा लिया, अब यानी वो री इन्वेस्ट करेंगे अपनी उस बचत को, यही होगा ना। अब फिर वापस से कोई जो है, वापस से लोगों नौकरी मिलेंगी, लोग डिमांड बढ़ेगी, फलाना ढिमका। तो यानी वापस से क्या हो रहा है, यानी कि गुणा हो रही है हर चीज की, क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर जो है चीजें बढ़ रही हैं। गवर्नमेंट के 100 रुपए डालने से, इन्वेस्ट करने से, यहाँ पर आप देखेंगे हजारों रुपए क्या हो गए हैं, बन गए। तो ये है क्या, ये प्रक्रिया दोहराई जाती है, शुरुआती आय में हुए बदलाव कई गुना वृद्धि हो जाती है। यहाँ मात्र 100 रुपए से आप देखिए जितने धंधे चल रहे थे उन सब धंधों की इनकम बढ़ गई। बात बिल्कुल सिंपल है, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो बताएं। एक होता है त्वरक, ऐसे भी लिखते हैं बच्चे इसे, है ना, इसे अंग्रेजी में आप एसेलरेटर कहते हैं, एसेलरेटर कहते हैं। ये क्या है भाई, एसेलरेट करना यानी बढ़ाना। जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी, जब किसी देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में क्या होगा, मांग बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है, जब किसी इकोनॉमी में मांग बढ़ती है तो फर्म उस बढ़ी हुई मांग को, तो कोई भी कंपनी या फर्म उस बढ़ी हुई मांग को, भैया पहले जो है 2 लोग काम कर रहे थे तो 2 टूथपेस्ट मांगते थे, आज 10 लोग काम कर रहे तो 10 टूथपेस्ट की डिमांड हो रही है। तो इस फर्म का क्या उद्देश्य बनता है, 10 टूथपेस्ट बनाना। उस बढ़ी हुई मांग को, उस बढ़ी हुई मांग को, उस बढ़ी हुई मांग को पूरा करे, पूरा करने हेतु अपना उत्पादन बढ़ाएगी, अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है, अपना उत्पादन यानी प्रोडक्शन। तो फर्म उस मांग को क्या करती है, पूरा करने के लिए अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है। उत्पादन, उत्पादन में इस उत्पादन में इस वृद्धि हेतु, वृद्धि हेतु माने इस मांग को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, वृद्धि हेतु एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मशीन लानी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा टूल्स लाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, यही हुआ ना, एक्स्ट्रा मशीन, है ना, एक्स्ट्रा मशीन। और जो कैपिटल गुड्स वगैरह हैं, पूंजीगत सामान और कैपिटल गुड्स, उपकरण, ये वो मशीन है ना, कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तु में, वस्तु में निवेश बढ़ाना पड़ता है, निवेश बढ़ाना पड़ता है। एक्सेलरेट हो गया वो अपने आप ही। अब जो जो कंपनी, जो फैक्ट्री इन कैपिटल गुड्स का निर्माण कर रही होगी, उसका फायदा बढ़ा, उसकी वृद्धि हुई, यानी कि इस बढ़ी हुई चीज ने किसको, ये क्या करिए, एक प्रकार से जो भी यहाँ पर डिमांड है या जो भी चीजें हैं उनको एक्सेलरेट करने का काम कर रही है, उनके लिए त्वरक का काम कर रही है। जैसे जैसे ए नाम की कोई फैक्ट्री है, उसके पास पहले 2 प्रोडक्ट की डिमांड थी, तो इसने यहाँ पर 2 लोगों रोजगार में रखा हुआ था, ठीक है, एक मशीन थी इसके पास, एक मशीन थी। अब यहाँ जो है 20 प्रोडक्ट की डिमांड हो गई जी, अब यहाँ 20 प्रोडक्ट की डिमांड हो गई, यानी डिमांड जो है बढ़ गई, तो ऑब्वियसली इसको लोग भी और मशीन भी और बहुत सारे कैपिटल गुड्स के इन्वेस्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, और यहीं पर इसको जो है ये एक्सेलरेट करने का मौका मिल गया। बच्चे बताएंगे मेरी बात समझ में आ पाई या नहीं, जी बताएंगे एक बार कि यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ पाई या नहीं आप, हाँ जी एक बार बता देंगे मुझे, जी बताएं एक बार।
एक बार बताएं बच्चे। जी, एक बार बताएंगे, समझ में आया या नहीं? समझ गए? गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे बढ़ जाए। यहाँ पर आते हैं, इस मॉडल की निम्न स्थितियां हैं। स्थिति नंबर 1, राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर, ये है इधर समय, है ना। नेक्स्ट, इस दशा में आय में उच्चावचन घटती दर से इस प्रकार उपस्थित होता है कि आय का नया संतुलन प्राप्त हो जाए। जो यहाँ पर इनिशियल स्टेज है व्यापार चक्र की, उस अवस्था में सैमुअल्सन के चक्रीय मान पक्ष को ये बताता है। इसकी वजह यह है कि केवल गुणक प्रभाव पर आधारित है ये, और इसमें एसिलरेटर काम नहीं करता। इसे हम इससे समझ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, आय का जो उच्चावचन है उसका अंतराल बड़ा ही क्या है, रेगुलर है। रेगुलर रूप से क्या हो रहा है, घट रहा है। जब चक्रीय उच्चावचन समाप्त जब तक नहीं हो जाए तब तक क्या हो रहा है, एक बड़ी ही रेगुलर तरीके से वो क्या हो रही है, इंटरवल ऑफ इनकम फ्लक्चुएशंस कीप ऑन डिक्रीजिंग रेगुलरली अंटिल द साइक्लिक फ्लक्चुएशन कम टू एंड। यहां तक जब तक वो एंड नहीं हो गया तब तक ये एक इंटरवल पर क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। इस अवस्था में राष्ट्रीय आय के आकार में उतरते क्रम में कमी होती जाएगी। इन दिस सिचुएशन द एम्पलीट्यूड ऑफ नेशनल इनकम विल ग्रेजुअली डिमिश। ये दशा परिमित चक्रीय पथ को क्या करती है, व्यक्त करती है। एक और स्थिति है, यहाँ पर देखेंगे अंतराल क्या है, बढ़ गया है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ अंतराल क्या था, और यहाँ पर देखेंगे आप कि ये गैप जो है आपको क्या हुआ दिख रहा है, ये आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, नियमित रूप से बढ़ता चला जाता है। इस अवस्था में राष्ट्रीय आय में उतार चढ़ाव प्रतिमित और अपरिमित रूप से, प्रतिमित यानी कि यहाँ पर आपको एक प्रकार से जो 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 पीरियोडिक और इनफाइनाइट रूप में अपने आप को क्या हो रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं देमसेल्फ। ये अवस्था विस्तार या नियमित चक्र की अवस्था है। ये हमेशा से हो रही है और ये विस्तारित भी है, और ये नियमित चक्र की अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर है ये चक्रीयन विस्फोटक ऊर्ध्वगामी पथ, यानी कि एक प्रकार से आप देखेंगे समय के साथ क्या हो रहा है, एक्सप्लोजिव की ओर बढ़ते चला जा रहा है। इस दिशा में उच्चावचन बढ़ती दर से उपस्थित होते हैं। यहाँ पर एक स्थिति है इस प्रकार से, देखें कि मतलब यहां से ये कहाँ पहुंच गया है, विस्फोटात्मक में पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पर ये देखें आप गैप, ठीक है, और यहाँ पर देखें इनके साइज, शेप और इनके पीरियड्स, तो यहाँ से बढ़ते हुए आगे चलेंगे। हमने अभी पढ़ा सैमुअल्सन, अब है हिक्स। हिक्स क्या कहते हैं, हिक्स यहाँ पर 1950 में इनकी प्रकाशित एक पुस्तक है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। ठीक है, याद रखेंगे किसकी किताब है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। ये यहाँ पर बताते हैं कि जो गुणक और त्वरक हैं वो परस्पर क्रिया के नियम के आधार पर व्यापक चक्रों के इस पर क्या किया जा रहा है उनको। जी जी, यहाँ पर देखेंगे आप कि इसके अनुसार यहाँ पर व्यापार चक्रों का सिद्धांत निर्धारित किया गया है। हिक्स अपने सिद्धांत में गुणक और त्वरकों को क्या बताते हैं, अनंतिम रूप से व्यापार चक्र की जो ऊपरी सीमा है, देखो दो तरीके की सीमा होती है, एक होती है सीलिंग, सीलिंग यानी जैसे छत है, तो यानी कि दैट इज अ मैक्सिमम, यहीं तक जा सकता है। ठीक है, एक होता है फ्लोर, जैसे फर्श है, अब किसी घर में थोड़ी फर्श खोद के घुस जाओगे तुम, यानी कि दिस इज द लोवेस्ट। ठीक है, तो यानी कि जो व्यापार साइकिल है वो अधिक से अधिक इतने ऊपर जा सकता है और कम से कम इतने नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हिक्स बताते हैं गुणक और जो त्वरक हैं, यानी कि जो मल्टीप्लायर और एसेलरेटर हैं, उनमें बिजनेस साइकिल की सीलिंग और फ्लोर को मतलब की व्यवस्था में बताया गया है कि ये यहाँ पर सिर्फ इन सीमाओं को ही प्राप्त कर पाएगा, इन्हीं की प्रक्रिया कराई है। हिक्स इन हिज थ्योरी कंसीडर द मल्टीप्लायर एंड एसेलरेटर विद इन द लिमिट अपर सीलिंग, यानी मैक्सिमम इज द लिमिट फॉर एनी बिजनेस साइकिल, और ये सबसे लोएस्ट वाली सीमा है। हिक्स के व्यापार चक्र मॉडल के तत्व हैं वृद्धि की अभिष्टि दर, उपभोग फलन और स्वायत्त निवेश, प्रेरित निवेश फलन और गुणक त्वरक संबंध।
हिक्स ने भी बताया है, इसको दिखाया है। बच्चे जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पे मैं पूरा समय देती हूँ, और जहां पर आपको थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो वहां पर हम थोड़ा जल्दी से चल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हिक्स संतुलन पथ ई और K0 से प्रारंभ करता है। अभी आगे एक चित्र आएगा, उसमें समझ में आएगा। स्वायत्त निवेश यानी कि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है उसमें वृद्धि से आय बढ़ने लगती है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर और एसिलेटर में संयुक्त कार्य क्षेत्र द्वारा उत्पादन और आय की वृद्धि अर्थव्यवस्था को विस्तार पथ और K0 से ऊपर की ओर K1 पर ले जाती है। जब अर्थव्यवस्था K1 पर यानी फुल एम्प्लॉयमेंट यानी एकदम शिखर पे चली जाती है, तो वो कुछ समय के लिए शिखर के साथ चलेगी और फिर क्या हो जाएगा, अवनति उसकी तुरंत प्रारंभ हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अभी जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं कि भाई समृद्धि चक्र से वो नीचे रिसेशन में जाएगी, दैट इज सो सिंपल। बात सब एक ही जैसी कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है निवेश समय पर घटने जितना अधिक होगा अर्थव्यवस्था उतनी शिखर पथ पर जाएगी, यानी निवेश जो है जितना होगा समय घटने के साथ साथ, मान लिया सितंबर में 1000 करोड़, ठीक है, अक्टूबर में मान लिया 5000 करोड़, तो जितना अधिक से अधिक होता चला जाएगा तो शिखर पथ पे उतना ही साथ चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चक्र की पिछली अवस्था की सापेक्षता, यानी कि यहाँ पर अगर समृद्धि चक्र है तो रिसेशन में जाएगा ही, फिर यहाँ डिप्रेशन में जाएगा ही, फिर रिवाइवल में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो निवेश की इतनी मात्रा अर्थव्यवस्था को शिखर स्तर पर रहने के लिए इनसफिशिएंट है और नीचे की ओर झुकाव शुरू हो जाता है। सिंपल है। अवनति के दौरान गुणांक त्वरक यंत्र उल्टा चलेगा, घटता हुआ निवेश आय को घटाएगा ऑब्वियसली। अगर इन्वेस्टमेंट रेट क्या हो रहा है, घट रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट रेट घट रहा है तो इन्वेस्टमेंट रेट घटने के साथ साथ ही यहाँ पर भैया उत्पादन घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा, लोगों की जॉब चली जाएगी, उनकी इनकम घटेगी, फिर इन्वेस्टमेंट, सब चीजें रिलेट है, तो ये आगे के क्रम को घटाते हुए चली जाएगी। अर्थव्यवस्था में निवेश की कुल मात्रा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट घटा मूल्यह्रास की स्थिर दर के बराबर होती है। क्योंकि स्वायत्त निवेश हो रहा है इसलिए उत्पादन में पतन जो है बहुत धीरे होगा और बूम की अपेक्षा मंदी लंबी होगी, जैसा Q1 Q2 द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। Q2 पर अवनति लाइन LL द्वारा एक ग्राफ मैंने दिया हुआ है, उसमें देख लेना। अर्थव्यवस्था Q2 से तुरंत ऊपर की ओर नहीं मुड़ पाती भैया, अचानक से थोड़ी चली जाएगी यहाँ से एकदम, ठीक है, धीरे धीरे ही जाएगी, बल्कि अवनति संतुलन रेखा LL के साथ Q3 तक चलेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर कॉल्डार क्या कहते हैं, दो के हो गए, शुम्पिटर यहाँ पर जो है सैमुअल्सन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाती है बात, ठीक है, यहाँ पर जो है, हाँ जी हो गया ना, हिक्स भी, हाँ हिक्स हो गया और सैमुअल्सन हो गया। अब कॉल्डार कहता है व्यापार चक्र तभी संभव है जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग ये नॉन लीनियर हो, ठीक है। कॉल्डर के अनुसार व्यापार चक्र दबावों का प्रभाव है जो अर्थव्यवस्था की एक प्लान्ड सेविंग और इन्वेस्टमेंट की समानता की ओर ले जाता है। कॉल्डर अर्थव्यवस्था की तेजी अपने आप में निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी, वही है चक्र है तो ऊपर जाके नीचे आएगा ही, चाहे कॉल्डर हो, चाहे सैमुअल्सन हो, चाहे आपका हिक्स हो, परंतु मंदी स्थायी अवस्था स्थिति में पड़ सकती है, वही रह सकती है जब तक कि बाह्य परिवर्तन जैसे नए बाजार ना खुले और उससे बचत में ना आए। यानी कि ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट, इन दो चीजों को जो है नॉन लीनियर फॉर्मेट में दिखा रहे हैं। कॉल्डर के मॉडल चक्र में चक्र समान लंबाई और अवधि के आवश्यक तौर पर नहीं होते और ना ही इनके फैलाव और संकुचन आवश्यक रूप से समरूपक होते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप कॉल्डर का व्यापार चक्र क्या कहता है, ये यहाँ पर जो है X, Y और Z, ये यहाँ पर इन्होंने निवेश और बचत को दिखाया है। यहाँ पर Y1, Y0 और Y2 यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि भाई ये सब क्या है, नॉन लीनियर दिखा रहे हैं, है ना, अरेखीय दिखा रहे हैं। XYZ बहु संतुलन को दर्शा रहे हैं और XYZ स्थिर संतुलन है और Y अस्थिर है, ये जो है अस्थिर है और ये एक प्रकार से स्थिर संतुलन को दर्शा रहे हैं। X यहाँ पर देखेंगे Y और Z के बीच X बिंदु से नीचे है और I इन्वेस्टमेंट लेस देन आपका सेविंग है, ठीक है। यहाँ पर आप इन चीजों को देख सकते हैं, ये S है, ठीक है। यहाँ पर ओके, तो थोड़ा सा इसमें समझने जैसी बात है। परिणाम स्वरूप क्या होगा, अगर वो उससे नीचे होगा तो इनकम का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इनकम का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर है X और Y के बीच है, Z बिंदु से नीचे है तो I लेस देन S है,
तो आय का स्तर क्या होगा, घटेगा ऑब्वियसली। इन्वेस्टमेंट अगर सेविंग से कम है तो घटेगा ही घटेगा। तीसरी चीज है एक्स और जेड के ऊपर है एस, यानी सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, तो घटेगा ये। और अगर दीर्घकाल में एक्स और जेड पर स्थिर संतुलन अस्तित्व में होता है, यदि अल्पकाल में दीर्घकाल, अल्पकाल, ये वाली लाइन गलत लिखी है, एक मिनट। इफ इन द शॉर्ट रन द पोजीशन ऑफ एक्स एंड जेड इन द लॉन्ग रन बिकम स्विच पॉइंट। यदि अल्पकाल में, अल्पकाल में, ये लाइन टाइप गलत हुई है। यदि, ये क्या टाइप किया है इन्होंने, लेट्स सी, यदि अल्पकाल में दीर्घकाल में, एक्स और जेड के ऊपर, ठीक है, कोई है भाई जो इसको सुधार दे। दीर्घकाल में क्या हो रहा है, एक्स और जेड पर स्थिर संतुलन, ठीक है, ये तो एक्स और जेड की स्थितियां, लेकिन एक्स और वाई के बीच, ये ठीक है ऊपर तो, ये वाली लाइन अभी के लिए आप काटें, ये वाले, ठीक है, मैं इसको सुधारती हूँ। हम्म, यहाँ पर आप इसे लिखें, यहाँ पर आप इसे लिखें कि भाई दीर्घकाल में, यदि अल्पकाल में काटें, दीर्घकाल में, दीर्घकाल में एक्स और जेड की स्थितियां, दीर्घकाल में एक्स और जेड पर, इसे पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। दीर्घकाल में, दीर्घकाल में एक्स और जेड की स्थितियां, ठीक है, दीर्घकाल में एक्स और जेड की स्थितियां एक्स और, दीर्घकाल में एक्स और जेड, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली, दीर्घकाल में एक्स और जेड पर स्थिर संतुलन, स्थिर संतुलन अस्थिर होगा, हाँ अब ठीक है, स्थिर संतुलन अस्थिर होगा, अस्थिर होगा यदि, यदि अस्थिर होगा यदि अल्पकाल में स्थिर है, ये ठीक है, इसने पता नहीं क्या लिख दिया था, ठीक है। दीर्घकाल में एक्स और जेड पर स्थिर संतुलन अस्थिर होगा यदि अल्पकाल में, हाँ यदि अल्पकाल में स्थिर है, जी जी। पूनम शर्मा, ओके, आप बहुत दिन बाद पढ़ रहे हैं। देखो बेसिक बुक में तो बच्चे इकोनॉमिक्स आप वो ले लो 12th वाला,
ठीक है, 11th-12th वाला ले लो आप, बेसिक में तो बिल्कुल, बेसिक में तो बिल्कुल, अगर टर्मिनोलॉजी इफ़ यू डोंट नो और भूल गए हो तो एक तो ले लो आप 12th वाला, और एक NIOS ले सकते हो अगर बेसिक में आपको जाना है तो। NIOS जो आता है, नेशनल जो इंस्टीट्यूट है ओपन स्कूलिंग का, वो आप देख सकते हो एक बार, है ना जी। अब यहाँ पर कुछ आपके MCQs हैं, इन MCQs को बताएंगे। व्यापार चक्र की घटना व्यवसायों की मनोभावना के कारण उत्पन्न होती है। ये कथन किसने दिया था? एक्चुअली ये कथन है जो कि पीगू ने दिया था, हमने तो पढ़ा नहीं इसमें, बट मैंने आपको बताया हुआ है कि जहां पर कोई टॉपिक संभव नहीं हो पाएगा, मान लिया अभी हम इनको नहीं पढ़ा हमने, पीगू को, ठीक है, बट व्यापार, इन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया, जैसे सैमुअल्सन प्रॉपर बता रहे हैं, हिग्स प्रॉपर बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे पीगू ने ऐसा व्यापार चक्र की कोई संकल्पना नहीं दी, बट इन्होंने ये बताया कि भाई जो जो बिजनेस साइकिल है वो कोज बाय सेंटिमेंट ऑफ बिजनेसमैन होता है, कि व्यवसायों की मनोभावना के कारण उत्पन्न होता है ना। तो ये पीगू कह रहे हैं। दूसरा, गुणक और त्वरक, ये बताएंगे ये किसकी अंतःक्रिया पे है। ये तो मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया है कि यहाँ पर कीन्स नहीं, ठीक है, हिग्स पे है, हिग्स पे है। गुणक और त्वरक हमने यहाँ पर पढ़ा, हिग्स, सैमुअल्सन, है ना, पढ़ा है ना। तो ये किस पे है? ये हिग्स पे है, यही तो पढ़ा था, गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया पर, ऑन द इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, हिग्स का व्यापार चक्र इन सिद्धांत पे आधारित है। यहाँ पर है एक, मैंने अभी बताई थी आपको, एक बुक थी, कंट्रीब्यूशन ऑफ द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। ये किसकी बुक है? अभी बताया है, केन्स, मार्शल, पीगू या हिग्स की। बताएं फटाफट से बच्चे, यहाँ पर ये बुक किसकी है पर्टिकुलरली, मैंने अभी आपको बताया है जी। बताएंगे, बताएंगे सभी बच्चे, किसकी बुक है ये? बताएंगे, बताइए ना, मैंने यहाँ पर ये बताइए, अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। इसका सन भी याद रख लेंगे क्योंकि हो सकता है पूछ ले आपसे। तो बताएं किसकी भाई किताब है, सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं, बताएं किसकी किताब हो जाएगी, किसकी किताब हो जाएगी? थर्ड में, थर्ड में क्या आ जाएगा? हिग्स की किताब हो जाएगी। ये किसकी किताब है? हिग्स की। 1950 में ये बुक आई थी, प्रकाशित हुई थी, अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। निम्न कथनों पर विचार करें। कीन्स ही व्यापार चक्र, कीन्स की व्यापार चक्र एक मौद्रिक घटना है। हाँ, कीन्स यहाँ पर जो है इसके प्रतिपादक है। कीन्स इज द प्रोपाउंडर ऑफ द आइडिया दैट द बिजनेस साइकिल इज अ मॉनेटरी फिनोमेना। हेरर व्यापार चक्र के साख अधिनियम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इनमें कौन सा कथन सत्य आपको लग रहा है? बताएंगे। इसके अंदर आपका केवल 2 हो जाएगा, ठीक है, केवल कौन सा? 2, तो ओनली 2, ये वाला सही है, ये गलत है। हिग्स के सिद्धांत की आलोचना किन आधारों पर करी गई है? हिग्स के सिद्धांत की आलोचना किन आधारों पर करी गई है? देखो भाई, हिग्स महाशय को बहुत आलोचना का शिकार होना पड़ा, क्रिटिसिज्म का, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि भाई जो मल्टीप्लायर है वो कैसे कांस्टेंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो सकती, दैट इज वेरी अस्थिर टाइप की। त्वरक का मूल्य अस्थिर होता है, ये भी आलोचना हुई। और जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा वो हमेशा नहीं होगा, ठीक है, ये तीनों चीजें कह रहे हैं। हिग्स कह रहा है गुणक जो है स्थिर होगा, त्वरक जो है स्थिर होगा, ऑटोनोमस हमेशा होता रहेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को हमेशा देखें किसी इकोनॉमी के अंदर। तो ऑल आर द पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ हिग्स। हिग्स के सिद्धांत को इन तीनों ही जो है आधारों पर क्या किया गया है, यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है। एक क्वेश्चन और होगा आई थिंक। यहाँ पर व्यापार चक्र की अवस्थाएं बताएं। समृद्धि, प्रतिसार एवं पुनरुत्थान, अवसाद अथवा मंदी, कौन कौन सी हैं? बताइए, आपको 4 बताइए। एक बताइए प्रतिसार, दूसरी बताइए, सॉरी, पहली बताइए समृद्धि यानी यूं, और फिर है प्रतिसार नीचे गया, और फिर है अवसाद, है ना, और फिर है पुनरुत्थान। 4 है, ठीक है। कौन कहता है ये 4 हैं? बताएं किन के अनुसार हैं ये 4? जो 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है किसने किया है? शुम्पेटर, हिग्स, मार्शल, पीगू, कौन कहता है? बताएं, बताएं बच्चे, ये 4 अवस्थाओं को व्यापार चक्र में कौन बताता है? शुम्पेटर के अनुसार व्यापार चक्र की कितनी अवस्थाएं? बताएंगे। शुम्पेटर के अनुसार व्यापार चक्र की कितनी अवस्थाएं हो जाएंगी? अभी तो बताया 4, शुम्पेटर ही तो कहते हैं। शुम्पेटर कहते हैं कि भैया सबसे पहली जो अवस्था आएगी वो आएगी समृद्धि, दूसरी जो आएगी वो आएगी प्रतिसार, तीसरी जो आएगी वो आएगी डिप्रेशन, है ना, मंदी, और मंदी अवसाद, और चौथी जो आएगी वो आएगी रिवाइवल, है ना, वो क्या आएगी? रिवाइवल,
वो क्या आएगी, रिवाइवल। विवेकी प्रत्याशा के विचार को सर्वप्रथम किसने दिया था? विवेकी प्रत्याशा जो है रॉबर्ट लुकास देते हैं। आपको बताना है विवेकी प्रत्याशा क्या होती है। रैशनल एक्सपेक्टेशंस बताएं, है किसी बालक को पता? हाँ जी, बताएंगे सभी। विवेकी प्रत्याशा किसको कहा जाता है जी? विवेकी प्रत्याशा किसको कहा जाता है, पढ़ा है कभी? विवेकी प्रत्याशा बताएंगे। रैशनल एक्सपेक्टेशन का जो ये कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो ना सारे? हम्म, बताएंगे। बताएं। हम्म, क्या है? एक्चुअली रॉबर्ट लुकास यहाँ पर रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी को देते हैं। रैशनल एक्सपेक्टेशंस थ्योरी, विवेक की प्रत्याशा, मतलब इसमें क्या है कि आप अपनी तर्क संगतता, विवेक किसको कहते हैं, आप अपनी बुद्धि, तर्क संगतता है ना, बुद्धि, या आपने जो पहले कुछ आपकी ऐसी अनुभव रहे हों, आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हों जिसके आधार पर आप भविष्य में क्या होगा, भविष्य में कौन सी क्या आर्थिक नीति आएंगी। जैसे कुछ लोग देखते हो ना आप कि कुछ लोग बता देते हैं अरे ये होने वाला है, हमें तो पहले ही पता था, हमें तो पहले ही पता था, यानी कि वी हैव अ रैशनल रिसर्च ऑन दिस। ठीक है, मतलब हमें पहले ही पता था, क्योंकि ये एक प्रकार की रैशनल एक्सपेक्ट, एक तो हो गया कि कुछ करो मत और एक्सपेक्टेशन करते रहो, दैट इज वेरी खराब वाली बात है ना। बट इफ यू हैव एनी रैशनल आइडिया अबाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि फ्यूचर में ये होने वाला है, फ्यूचर में होते हैं ना एक्सपेक्टेशंस, तो यानी कि इसको लुकास कहते हैं, रॉबर्ट लुकास कहते हैं। और रैशनल एक्सपेक्टेशन मतलब भविष्य में ये चीजें होने वाली हैं, इसको कहा जाता है। पर वो रैशनल होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बस मुझे एहसास हुआ लगा। व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, ठीक है, क्यों होगा, वाई। ठीक है, आज का चैप्टर थोड़ा सा बोर लगा होगा आपको क्योंकि बहुत सारे वक्र वगैरह थे, बट यहाँ से जो पॉसिबिलिटी है, एमसीक्यू मैंने करा दिया आपको, जो पॉसिबिलिटी बनती है आपको स्टेजेस याद रखनी है, व्यापार चक्र क्या होता है याद रखना है। ठीक है, बाकी वक्र वगैरह तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा। देखो आपका जो एग्जाम होगा ना दैट विल बी वेरी इजी। मुझे ऐसा लगता है एग्जाम इजी होगा, बट हम लोग को थोड़ा टफ पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि विषय वैसा है ना। तो चलिए कल मिलेंगे हम पहली यूनिट के साथ में, है ना। फर्स्ट यूनिट हमने सेकंड से शुरू किया था अपना सिलेबस। जो बच्चे लेट हो गए हैं वो भाई एक बार पिछली क्लासेस को ज़रूर देखें। जो भी आपको लगता है, जो भी आपको कंप्लेन है, जो भी आपको लगता है भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं हो रही हैं, तो प्लीज़ फ्रीली आप मुझे टेलीग्राम में बता सकते हैं। रात को 8 से 10 बजे का समय होता है टेलीग्राम में, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मोनिका नाम से मेरी आईडी आएगी, आप वहाँ पे सर्च करके मुझे ढूंढ के कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो चलिए आप सभी साथियों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। वी विल स्टार्ट यूनिट फर्स्ट टुमारो, राइट। थैंक यू।